ठीक है, चलिए। ठीक है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद बिल्ड एंड फिक्स, ये थोड़ी सी हेडिंग पढ़ लीजिए, व्हाट इज रॉन्ग विद बिल्ड एंड फिक्स। अभी हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो जो कुछ अभी ग्राफ में देखा है हमने, म्यूटिंग, म्यूट, म्यूट, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी लाइनें हैं तो प्रॉब्ली यू कैन परहैप्स डेवलप, लेकिन अगर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड लाइन है तो प्रॉब्ली आपको बहुत टाइम लगेगा बिल्ड एंड फिक्स करने में। और ठीक है, तो वो जो कोड डेवलप नहीं हो पाएगा। और जबकि इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर आप सीख लेते हैं तो वो बहुत करेगी आपको, टीम साइज जहाँ बड़ा हो, प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हो उसको समझने में। तो हम जरा देखेंगे कि आपका दिमाग कहाँ आपको लिमिट करता है, या आपकी मेमोरी, इसको कॉग्निटिव कहते हैं। तो क्यों इनटेंजिबल, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स में कहाँ चैलेंज आएगी और आपको क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर लेना चाहिए, द आंसर इज इंजीनियरिंग। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंजीनियरिंग है, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो। ठीक है ना, सिविल में अगर नहर है उसके ऊपर क्रॉस करना है तो आपको पुल बनाना पड़ेगा, तो एनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज इंजीनियरिंग। लेकिन सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम क्या है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद द बिल्ड एंड फिक्स। अब एक दूसरा प्रॉब्लम भी बता रहा है वो, बिसाइड्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द एफर्ट्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आ रही है, एफर्ट, टाइम, कॉस्ट, because of the problem project size, but build fix style is unmaintainable code। एक दूसरा प्रॉब्लम बता रहा है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज द बिल्ड फिक्स स्टाइल इन लार्ज डेवलपमेंट टीम। अब जरा समझते हैं क्या है, मतलब व्हाट आर द इश्यूज। एक तो साइज बड़ा आप नहीं बना पाएंगे। दूसरा, अगर आपने कोई मेथडोलॉजी नहीं फॉलो की तो इसको कहते हैं स्पेगेटी कोड। एक सिरा तो मेरे हाथ में, लेकिन दूसरा सिरा कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। स्पेगेटी खाइए ना, जो टूटी वाली स्पेगेटी नहीं होती, जो जुड़ी हुई स्पेगेटी होती है, एक सिरा किधर है, तो स्पेगेटी कोड का मतलब पता ही नहीं है। अब अगर आपने 6 महीने लगा के एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट होता है। क्यों ऑब्सोलीट होता है? कि सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट नहीं होता है, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ जाती है, इन्हांसमेंट आती जाती है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन करना नहीं आता, रीड करना नहीं आता, उसको समझना नहीं आता, तो एक अजाब हो जाएगा। उसको दोबारा से लिखवा लें सर। मैं जब बच्चों से कहता हूँ ना कि इसको पढ़ो और एक रिपोर्ट चेंज करनी है, तो कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा। तो रीडेबल कोड हो, समझ में आसानी से आ जाए और मिल जाए वो लाखों लाइनों में कि ये वाला स्क्रीन कहाँ है, ये वाली रिपोर्ट कहाँ है। तो जो बर्ड एंड फिक्स है ना, वो तो आपने बनाया ही नहीं है कि चीज को मेंटेन भी करना है। क्योंकि अगर आपने 6 महीने में बनाया और वो 3 साल से चल रहा है तो फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। इट शुड बी मेंटेनेबल। तो ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है कि सॉफ्टवेयर शुड बी मेंटेनेबल, पता हो मुझे। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ है। 40 स्क्रीन है तो मुझे पता है ये 35 वाला स्क्रीन कहाँ मिलेगा मुझे कोड के अंदर, और ये किस किस चीज से अटैच है या इंटीग्रेटेड है। ठीक है, फिर अब एज्यूम करिए कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने को दिया है, तो किसको क्या देंगे, कौन डिजाइन करेगा, कौन सा किस मॉड्यूल पे काम करेगा, कौन सा किस, डिवाइड करना होगा ना उसको। आपने अगर आप एक बहुत बड़ी मंजिल बना, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कौन सी टीम कौन सी सेक्शन बनाएगी, कौन सी टीम क्या करेगी, टीम को अलोकेट करना पड़ेगा ना आपने। यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो आप सुन रहे हैं, बना रहे हैं, तो अगर 20 लोग भी हैं, 50 लोग भी हैं, तो सारे लोग सुन के सारे लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। व्हाट, मतलब ये, डू यू अंडरस्टैंड दोस चैलेंजेस। पहला तो साइज है, दूसरा है कि कोड अगर आपने इस लिहाज से नहीं लिखा कि उसको मेंटेन करना है, क्योंकि कोड तो मेंटेन करना ही करना है ना। और बड़ी टीम कैसे बनाएगी, अब ये थोड़ा सा। तो आप में से किसी ने ओपन सोर्स का नाम सुना है या उस पर काम किया है? ओपन सोर्स
हडूप का नाम सुना हो या लिनक्स का नाम सुना हो, या ओपन सोर्स है, या ओपन ऑफिस नाम सुना हुआ है किसी ने? एनीबडी? ओपन ईआरपी क्या चीज होती है? ओपन सोर्स किसी को मालूम है भाई? चलिए, कोई हाथ नहीं आ रहा, तो ऐसा करेंगे, इसको लिख लें, थोड़ा सा सर्च करेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या चीज होते हैं। बस मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कुछ लोग लिख के पब्लिश कर देते हैं। जीएनयू भी कहा जाता है इनको, जीएनयू भी जरा सर्च कर लीजिएगा। तो पब्लिश करके कहीं वो रख देते हैं और हजारों लोग उसको काम करते हैं, उस कोड को लिख रहे होते हैं। अब हजारों लोग का मतलब है इतनी बड़ी डेवलपमेंट टीम, इसको पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज खराब है, कौन सा एरर है, और कैसे सही करने के बाद कैसे जाता है। इसका मतलब है कोई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और हुडूप का कोड उठा के उसकी गलती को निकाल के और उसको मैं बग फिक्स कर देता हूँ, तो सारे लोगों को पता चल जाता है। इसका मतलब है बग भी पता है 3,000 लोगों को, और जब सही होके वो कोड चला गया तब भी पता है लोगों को। तो वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है टीम। फिर वो मेंटेनेबल है, यानी मुझे ढूंढना उसको मुश्किल नहीं हुआ, मुझे मालूम है कि ये बग अगर है तो इस वाले कोड में है, उसको पढ़ना है खाली। बात समझ में आ रही है ओपन सोर्स की? क्योंकि अब पहले तो मैं समझिए माइक्रोसॉफ्ट या गूगल हूँ, तो 5,000 लोगों को अपनी बिल्डिंग में बिठा के सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा ओपन सोर्स कहता है नहीं, अपने घर में बैठे रहो और तुम जो काम कर सकते हो वो करो। तो सॉफ्टवेयर इज मेंटेनेबल, सॉफ्टवेयर कैन बी वर्क इन ए वेरी लार्ज टीम। 3,000 लोग अगर किसी सॉफ्टवेयर पे काम करें तो इट्स ए लार्ज। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अगर हम सीख लें तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? मेंटेन करना और लार्ज टीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है अब तक? जी आ रही है। हम आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है और व्हेन कैन यू गिव बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं कि हमसे अगर गलती हो जाती है तो हम देखते हैं कि क्यों गलती होती है और कहाँ होती है और कैसे अवॉइड हो सकती है। बात समझ में आ रही है? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं या अपना माइंड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं कि अगर हमें लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना है तो पॉसिबिलिटी कहाँ है, हमसे कहाँ गलती हो सकती है और क्यों हो सकती है। ठीक है, हम ये थोड़ा सा समझते हैं। तो ये आज 15-20 मिनट लगा के हम ये समझ लेंगे, फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रही है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, जरा पढ़ ले, मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है जब तक मैं पानी पी लूँ। चलिए, व्हाट इज कॉग्निशन या ह्यूमन कॉग्निशन मैकेनिज्म या साइकिल, ये क्या चीज है? जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाहते हैं जरा गौर से पढ़ेंगे ह्यूमन कैसे काम करता है, तो फिर इसी तरीके से मशीन भी काम करती है। तो सीखने का प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे की जाती है और सीखने का प्रोसेस क्या है, ये जरा समझते हैं। और इसमें क्या लिमिटेशन है, इंसान की कैपेसिटी है ना। हम देखेंगे व्हाट इज कैपेसिटी। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी कैपेसिटी कुछ और होती है, और जब आप इस एज में तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाईएस्ट है, और जब आप मेरी एज में पहुंचेंगे तो आपकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, नॉलेज तो हो जाएगी 50 साल में, लेकिन आपकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, टू अंडरस्टैंड कम हो जाएगी। तो ये है क्या चीज, पहले क्यों कम होती है, इस एज में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो है क्या चीज, और हमें क्यों सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें ध्यान रखना है लार्ज कॉम्प्लेक्स में। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स में ये हमारा तरीका कार नहीं चल पाएगा, तो क्यों है? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होती है, आप उसको एक्वायर करते हैं, देखते हैं और कहीं स्टोर करते हैं आपके दिमाग में। जब तक आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे और इसको कहीं स्टोर नहीं करेंगे और फिर इसको प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ये आपके दिमाग में नहीं रह पाएगी, स्टोर नहीं रह पाएगी। तो नॉलेज थॉट्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस होते हैं,
और आपके सेंसेस होते हैं, जो आपके 5 सेंसेस हैं। कॉग्निशन में क्या क्या चीजें हैं? आपकी अटेंशन, चीज आसान है लेकिन अगर आप सर का लेक्चर नहीं सुनेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो यू वोंट बी एबल टू प्रोसेस इट। ठीक है, अगर लेक्चर भी है और आपके साथ में मोबाइल भी है और आप उसमें वीडियो भी देख रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू वोंट get the attention of the lecture and you won't be able to process in your mind and you won't be able to learn and retain. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज, फॉर्मेशन का क्या मतलब है? बहुत मुश्किल तरीके से बता रहे हैं या आसान तरीके से बता रहे हैं, किस तरह से एंगेज कर रहे हैं माइंड को। ठीक है, तो बहुत चीजें मुश्किल होती हैं। फिर आपकी कैपेसिटी है मेमोरी की और उसकी वर्किंग की। ठीक है, तो अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा करेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको याद रखने के लिए या समझाने के लिए कोई एक खास चीज बताई जाए जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है, तो आप कर लेंगे। फिजिकल काम में भी ऐसी है कि फॉर एग्जांपल आप 15 किलो उठा सकते हैं, तो आपसे अगर उसके 10 गुना उठाने को कहा तो आपसे नहीं उठेगा। तो मेमोरी में भी यही है कि अगर मैं आपसे एक काम कह रहा हूँ जो छोटा सा काम है, जो आपकी समझ में आ गया, या अगर बहुत बड़ा काम है तो फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा काम फिर दूसरा काम। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ तो पूरा कोर्स है, तो रोजाना थोड़ी सी चीज, रोजाना थोड़ी सी चीज, रोजाना से थोड़ी सी चीज, और इसको रिवाइज करते जाएंगे, इसको रिवाइज करते जाएंगे, तो हमारे दिमाग में रहेगी, रिटेन रहेगी। ठीक है, अगर सारी चीज सुबह से शाम 4 दिन में सर ने पढ़ा दी तो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सर तो पढ़ा देंगे, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, हमारी मेमोरी की कैपेसिटी है। ये बात समझ में आ रही है कि आपकी अपनी कैपेसिटी है। फिर आपकी मेंटल अप्रोच एंड प्रैक्टिस, जजमेंट एवेल्युएशन। अब वो जजमेंट एंड एवेल्युएशन बायस्ड है, अनबायस्ड है, तो ये सारी चीजें हैं। रीजनिंग एंड कंप्यूटेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है, कितनी आप रीजनिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, लॉजिक की तरह से लगा पाते हैं, ये सारी चीजें। तो दैट इज ह्यूमन कॉग्निशन मैकेनिज्म। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हम 2 चीजें समझेंगे। जब भी आपको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपको दिमाग में रखना होगा, कॉपी पे लिखना होगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि इंसान की 2 मेमोरीज हैं। एक तो रैम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक हार्ड डिस्क है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी। हार्ड डिस्क में वो रहती है, काफी सालों रहती है, मंथ एंड ईयर्स, लेकिन रैम में जैसी बिजली ऑफ करेंगे तो ठक से उड़ जाएगी। तो हमारा जहन भी ऐसे ही काम करता है। कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसकी कैपेसिटी है, अभी हम देखेंगे कैपेसिटी क्या है। 7 आइटम्स, 7-8 आइटम्स, उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो वो ओवरराइट करेगा। रैम की कैपेसिटी होती है ना इस तरह, शॉर्ट टर्म। तो ये है हमारी कैपेसिटी। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको पूछा कि जनाब इस घड़ी को देखिए और बताइए अभी कितना वक्त रह गया है इस दिन खत्म होने में। तो क्या जवाब आएगा भाई? दिन खत्म होने में हाउ मेनी आवर्स आर रिमेनिंग? कोई बताएगा कितने घंटे रह गए? एनीबॉडी विल आंसर द क्वेश्चन। 24 घंटे कैसे खत्म होंगे? कितने दिन रह, कितने घंटे रह गए? 10 घंटे हो गए तो कितने रह गए भाई? 14। 14। अब जरा देखते हैं 14 आया कहां से। ठीक है, आपने घड़ी देखी, अभी टाइम देखा आपने, तो आपने कहा कि जनाब, तो यू लुक एट द क्लॉक एंड मेमोरी के थ्रू आपके दिमाग में कहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि बहुत थोड़े से अरसे में रही है ना, लेकिन इसका जवाब आपके पास नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में जो हार्ड डिस्क के आप निकालेंगे जनाब, दिन होता कितनी देर का है, तो दैट इज 24 आवर्स। फिर ये आपने कैलकुलेशन की 24 - 10, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, 14 कह लें या 13.5 कह लें, 14 ही है बस, समझ लीजिए। तो ये कैसे प्रोसेस होता है? इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने घंटे होते हैं, जो 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 बहुत सारी चीजें आपने सीखी हुई हैं बचपन से लेकर अब तक, वो शॉर्ट टर्म में नहीं है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसे बनाया आपका। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बहुत थोड़ी सी चीज रहती है, सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए होती है।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यू गॉट टू पार्ट्स ऑफ द मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर एक बड़ा प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उसको समझने में और हार्ड डिस्क का पार्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसको डिवाइड करना जरूरी है और उसको लिखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में रखेंगे तो वो सही तरह से समझ में नहीं आएगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और वो सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आया और आप बनाने की कोशिश करें। अब इसको जरा डायग्राम की शक्ल में देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। नेक्स्ट उसमें ये देखिए, अभी स्टेप नंबर 1 2 3 4 पहले देख लीजिए, फिर सर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये वही प्रोसेस है। जब सर ने पूछा हाउ मेनी आवर्स रिमेनिंग, तो फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि जनाब अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आपने स्टोर कर लिया। फिर आपने प्रॉब्ली, चलिए इनमें से कोई 3 है कोई 2 है, मुझे थोड़ी सी गलती हो रही है, तो इसको हम 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। तो फिर आपने देखा और फिर आपने नोट किया कि जनाब अभी 10 बज रहे हैं, ठीक है। फिर आपने क्या हो गया, ये आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है यहाँ से आपके पास आया होगा, ये स्टेप नंबर 4, डेज हैज 24 आवर्स, ठीक है। फिर ये मेमोरी वाला पार्ट है, लेकिन आपका एक प्रोसेसिंग पार्ट भी है जिसको आप कंप्यूट करते हैं। इसने कंप्यूट किया होगा कि 20 माइनस 10 इज 14, और फिर ये आपका जवाब आ गया जनाब। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि शॉर्ट टर्म का मतलब है ना, साइज छोटा दिखाया है, इसका मतलब है इसमें साइकोलॉजी की जो स्टडी है वो कहती है 7 आइटम्स अगर हैं तो इसमें आ जाएंगे और ये कुछ सेकंड्स के अंदर रहेंगे। अगर आपने उसको लार्ज कैपेसिटी वाली में डाल दिया तो ठीक है, या आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे तो आपके जहन में रहेगी, अदरवाइज ये आपके जहन से निकल जाएगी। अब ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं हम? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम और बड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर छोटा सा है तो जल्दी से बन जाएगा और बहुत क्विकली बन जाएगा, लेकिन साइज अगर बड़ा होगा तो समझना और रिटेन करना भी जरूरी है ना। अगर वो मुझे बैंकिंग का सॉफ्टवेयर समझा रहा है तो मैं कैसे समझूंगा और कैसे रिटेन करूंगा और कैसे उसको बना के दूंगा, ये बात समझ में आ रही है? अगर टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज? No, sir. ठीक है ना। तो ये आपको अपनी लिमिटेशन समझ आ रही है, क्योंकि अगर आप बड़ी टीम में काम कर रहे हैं तो अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। आगे चलिए जनाब। अब ये आइटम स्टोर्ड इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी गेट लॉस्ट, तो इनको रिटेन करना जरूरी है। अभी क्यों लॉस्ट होते हैं? ये वक्त के साथ साथ आपकी मेमोरी अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है कि उसमें बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत सारी चीजें दोबारा से आनी है, क्योंकि वो रीयूजेबल मेमोरी है। वो हार्ड डिस्क नहीं है कि लिख दिया तो, खैर हार्ड डिस्क भी होती है, लेकिन बहरहाल अभी समझिए कि टेम्परेरी में तो क्योंकि रीयूजेबल है ना, वो दोबारा से यूज होगी, तो उसका टाइम ही छोटा सा रखा हुआ है। दूसरा है कि वो उसकी कैपेसिटी है 7 आइटम्स, तो वो डिस्प्लेस होगी, ठीक है ना। मेमोरी की स्पेस है 7 आइटम्स, तो वो नए उससे रिप्लेस होगी। तो इसका मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन आपकी रिटेन हो पाएगी जो आपकी कैपेसिटी है। अब ये वो लोगों के अलग अलग दिमाग हैं, किसी की थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी कम होगी, लेकिन यूजुअल आदमी की हम बात कर रहे हैं तो एक नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन की जो है वो तकरीबन कैपेसिटी 7 आइटम्स की है। तो आइटम्स हम देखेंगे कि आइटम्स क्या चीज होती है और कितनी चीजें होती हैं। ये वैसे ही जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी है या तस्वीर देखी है या कोई कैरेक्टर देखा है या कोई वर्ड देखा है, तो दिस इज एन आइटम। वो कैसे होगा? तो टिपिकली स्टेज इन द फ्यू सेकेंड, और अगर आप उसको मेमोरी में दोबारा से रखना चाहते हैं तो आप उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश क्या करेंगे? रिकॉलिंग इन द मेमोरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये वैसे ही जैसे सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में शायद रिटेन रहेगी। या अगर आप शॉपिंग करने गए हैं, एक तरीका तो है कि पर्ची बना के चले जाएं, तो या फिर आप याद रखेंगे कि ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, बार बार अपने दिमाग को रिफ्रेश कराते जा रहे हैं, तो वो फिर मेमोरी में रहेगी, ठीक है ना। वो क्यों वो डीके नहीं हो पा रही? क्योंकि आप उसको दोबारा से हर थोड़े सेकंड के बाद डालते जा रहे हैं और रिप्लेस नहीं होने दे रहे।
क्योंकि और कोई चीज नहीं आ नहीं रही। तो एक ये तरीका है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसकी कैपेसिटी है और उसमें उसको डीके होने का टाइम है जो दैट प्रॉब्ली फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स, ठीक है। क्या चीज आपके जहन में रह सकती है? एक कैरेक्टर रह सकता है, आइटम रह सकता है, और प्रॉब्ली दूसरा हो सकता है कि अगर बड़ी चीज है तो उसको आप किसी रिलेशनशिप में बना लें। कोई टेक्निक होता है ना, जिस तरह आप फॉर्मूला याद करते हैं तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स के या टेक्नोलॉजी उसके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, या जो कलर के 7 वो होते हैं तो विबग्योर आप याद रखते हैं। हमने तो इस तरह से याद रखा था कि जी वायलेट इंडिगो तो कैसे याद होता है, तो जी ठीक है, तो फिर आप तो उसको चंक कर लेते हैं, फिर आपको याद रहता है। ये याद है ना, बचपन में फॉर्मूला याद करने के लिए कोई टेक्निक यूज कर लेते हैं कि ये वर्ड याद रहेगा, इसको हम रिपीट करेंगे तो हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर वो तरीका नहीं है तो फिर आपको याद रखना मुश्किल है, फिर वो रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन दैट नॉर्मली ऑक्युपाइज सेवरल प्लेस कैन टेक वन प्लेस। हम देखते हैं कैसे, कौन सी टेक्निक्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि चीजों को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। अब जरा देखिए कि कैसे आप टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब ये टेक्निक वही टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो व्हाट इज चंक? चंक क्या चीज होती है? कुछ चीजों पे एक जगह जमा कर देना, क्लास कर देना। तो मैं कह रहा हूँ ये नंबर याद रखिए, हालांकि मैंने कॉमा लगा दिया है इसमें, लेकिन फिर भी आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 12 नंबर है, 1 1 0 0 1 0। और मैं आपसे अगर 15 मिनट बाद पूछूंगा तो प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू रिमेम्बर द नंबर, यू विल हैव स्ट्रगल इन रिमेम्बरिंग दिस नंबर, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इसको कैसे आसानी से रखा जा सकता है। मैं अगर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दूं, देखिए 1 1 0 0 1 0। अब ये 6 2 5 1 इज ए स्मॉलर नंबर कंपेयर टू दिस नंबर, ठीक है। ठीक है, इस नंबर से ये आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है। 6 2 5 1 इज रिलेटिवली इजियर टू रिमेम्बर। ये बात सही है? आपका माइंड या तो छोटी चीज हो या कोई रिलेशनशिप ऐसी हो, उसको आप डिवाइड कर लें और 6 याद कर लें, 2 याद कर लें, 5 याद कर लें, तो इट वुड बी मच इजियर टू रिमेम्बर, ठीक है। तो जहन में रखिए कि जो तरीके से हमने बनाते थे उसमें छोटा काम तो याद हो जाएगा, लेकिन बड़ा काम या बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट शायद मिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारी इंसान की अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है ना, दिमाग की कैपेसिटी है, और अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो फिर उस दिमाग को डिवाइड करना होगा कि तुम ये याद कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? सारे लोग मेरे साथ हैं अभी तक, ठीक है ना। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिएगा। अब इसको एक और भी तरीका है, इसको मैं किसी और तरह से याद कर लूं, ठीक है। तो मैं इसको, क्योंकि मेरे पास दिमाग की जो कैपेसिटी है वो 7 डिजिट है, तो मैं कहता हूँ जनाब ये 12 नंबर को याद रखना तो मुश्किल है, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। एक तरीका ये भी है। कुछ होते हैं ना लोग टेक्निक होते हैं कि इसको मैं ऐसे याद कर लेता हूँ कि पहले क्या है 2 1 है, फिर 2 0 है, फिर 1 0 1 0 है, फिर 1 0 0 1 है। तो प्रॉब्ली ये याद रखना शायद आसान है, क्योंकि ये अभी भी क्या है जनाब, पहले 2 1 है, उसके बाद 2 0 है, उसके बाद 10 10 है, उसके बाद 1 0 1 0 0 1 है। तो परहैप्स दिस इज अगेन वही 1 2 3 4 है कि 2 1 2 0 2 1 0 और लास्ट डिजिट ये है। तो लास्ट डिजिट मुझे बस याद रखना है कि 1 0 0 1 है। बात समझ में आ रही है? तो हम चीजों को, बड़ी चीज को डिवाइड कर लें इनटू सम रिलेशनशिप,
और उसको रिप्रोड्यूस कर लें तो आसान हो जाएगा। फिर उसको काम करना, उसको समझना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए पहले समझना क्या क्या रहा है, चाहता क्या है, और फिर उसको बनाना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना, और फिर अपनी कोडिंग करना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे सारे स्टूडेंट्स को? तो ये माइंड की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे। वो जो बता रहा होगा फिर भी आप याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है। जो मैंने कहा था ना, बहुत आपने कोशिश की तो रिक्वायरमेंट बैंकिंग की अगर आप लेने गए, क्योंकि बैंकिंग आपने पढ़ी नहीं है और माइंड की कैपेसिटी है, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो 15 साल से बैंकिंग से काम कर रहा है उसकी बातें समझ नहीं पाएंगे आप, फिल्टर कर पाएंगे आप, भूल जाएंगे। ये ऐसे ही जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जो कि आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सर जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन सर कल पूछेंगे तो याद नहीं रहेगा। क्यों? इंसान की कैपेसिटी है रिटेन करने की। ये बात समझ पा रहे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी? यस सर। Yes. जी। Yes, sir. अब सॉफ्टवेयर अगर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स है तो यही चैलेंज आपको वहां पे भी होगा। ये तो आप अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अगर वहां मैं बैंकिंग की बातें करूं, इंश्योरेंस की बातें करूं, आप ठीक है, और आपसे हॉस्पिटल की बातें करूं, तो जो आपने कभी पढ़ी नहीं है उसमें और चैलेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? तुम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है थोड़ी सी कि अगर आप किसी से अगर आप कोई नंबर डायल कर रहे हैं टेलीफोन का और वो 13 नंबर है, लेकिन अगर वो बिजी जा रहा है तो वो थोड़ी देर तो आपके जहन में रहेगा, आपको उसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद उसको देखेंगे तो फिर आपको याद रहेगा। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप रिलेट कर पाए कि हाँ ये चैलेंज है, हमारी दिमाग ऐसे ही सोचता है कि जो अभी अभी बात हुई है वो तो जहन में रहेगी। यानी अगर आप टेलीफोन डायरेक्टरी नंबर देख रहे थे, 4 दफा आपने डायल किया तो वो याद रहेगा। या इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आप अपने दोस्त का नंबर डायल करते हैं दिन में 2 दफा तो आपको याद रहेगा वो आपका नंबर, लेकिन ऐसा दोस्त या ऐसा जानने वाला जिसको आप कभी कभी तो उसका नंबर ढूंढ के निकालना पड़ेगा और उसको डायल करना पड़ेगा। ये इंसान की लिमिटेशन है। दिस इज दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स। ठीक है, ठीक है। अब ये थोड़ा मैजिकल नंबर, ये थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है कि क्यों वो एक्चुअली साइंटिस्ट ये कहते हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बहरहाल आप मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि 7 क्यों है। तो 7 या उससे लेस अगर नंबर है, या फिर अगर वो जैसे अभी हमने रिलेशनशिप देखी थी कि जब आपने उसको रिलेशनशिप बना लिया ऑक्टल नंबर में 12 नंबर को, तो 12 नंबर याद नहीं रहेगा, लेकिन जब ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आपको शायद 5 नंबर याद रहेंगे। तो ये जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पब्लिश किया कि जनाब 7 नंबर याद रहते हैं, इससे बड़ा नंबर याद नहीं रहेगा। तो अगर कोई छोटा सा ओके, अभी 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के बाद फिर हम दोबारा से कनेक्ट होंगे, थोड़ा सा ब्रेक भी कर लेंगे। हाँ, तो अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो वो शायद आपके जहन में रहेगा, बट इफ द नंबर इज वेरी लार्ज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, 1 लाख है, so it becomes exceedingly difficult to understand and remember it. Sorry, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात सारे स्टूडेंट मेरे साथ हैं कि सर छोटा सॉफ्टवेयर तो बन जाएगा। अभी वो हम ग्राफ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ ऊपर क्यों चला जाता है, क्योंकि फिर आपका दिमाग जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे रिलेट करेंगे? सो व्हाट इज दिस इम्प्लीकेशन इन प्रोग्राम डेवलपमेंट? ठीक है, अब जरा गौर से सुनेंगे। यहाँ मैं रोक लूँ 5 मिनट, पानी पी लूं, ताकि आप जरा दिमाग को फिर रिफ्रेश करें कि जनाब अब सर वही चीज यहाँ बताने जा रहे हैं। तो हम इसको जस्ट फ्यू सेकंड में पानी पी लूं जरा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब हम जरा समझने चाह रहे हैं कि छोटे बड़े, हम कह रहे हैं ना स्मॉलर सॉफ्टवेयर और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, तो हम जरा वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। तो assume करिए a small program having few variables, ठीक है। So it is very easy to understand, grasp the for an individual. But as the number of the independent variable in the program
खाली वेरिएबल नहीं, लॉजिक भी, ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, और फिर ये केस 5 क्यों लगा रहे हैं। छोटे में तो खैर याद है जहाँ 200-300 लाइन है, लेकिन जब हजारों लाइन है तो फिर इट क्विकली एक्सीड्स टू योर कैपेसिटी। तो इसका मतलब फिर अलग अलग कर दिया जाए, ये 4 लोग अलग बनाएंगे, ये 4 लोग अलग बनाएंगे, फिर इनको जोड़ दिया जाएगा। तो वो 4 लोग कौन सा मॉड्यूल पे काम करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो स्टेप्स होने जरूरी है, वो टूल्स होने जरूरी है, ठीक है, और वो जितना वो याद रख सकते हैं। तो नीचे वाली बात समझ में आ रही है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और साइज ज्यादा है तो फिर आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा। तो अगर आपने कहीं लिखा नहीं, किसी टूल को नहीं यूज किया, तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हमने जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ा था 1960s 70s में, वो क्यों हुआ था उसकी वजह आज समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स होगा और लार्ज होगा तो आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स होनी जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज वो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा। आप कितनी एफर्ट कराएंगे तो फिर आपको एक्सपोनेंशियल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको याद रखने में। So what is the application in program? So you are writing a small program and having a couple of variables and less complexity. So you can easily look at the code and understand what is happening. ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये करना है, चलो कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत लंबा मैं प्रोसेस बताऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जी मुझे एचआर का सिस्टम बनाना है, तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताऊं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, हायरिंग का प्रोसेस क्या होता है, फिर कंपैरिजन का प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं 1 घंटे में आपको बता भी दूं ना प्रोसेस, तो 2 दिन बाद तो उसमें से आपको 20% से ज्यादा याद नहीं रहेगा। अगर आपने डायग्राम बना भी ली तो डायग्राम तो बना ली, लेकिन सर ये बना तो ली थी, सबको समझ में आ गया था, अब समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? ऐसा होगा भाई या नहीं होगा? यस सर होगा। ऐसा होगा। यही वो चैलेंजेस हैं जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं, तो आपकी कैपेसिटी, क्योंकि आपका वो एरिया नहीं है, माइंड उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सच साहब सिखा रहे हैं आपको कि ऐसा होगा, तो इसलिए यू नीड टू लर्न एंड टेक सर्टेन प्रिकॉशन। ये ऐसे ही जैसे अगर आप कराची में रहते हैं और पहाड़ पे जाएंगे और बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे तो सांस लेने में मुश्किल होगी। अभी गए नहीं आप पहाड़ पे जा रहे हैं तो सर बता रहे हैं क्योंकि वहां से होके आएंगे, भाई तुम्हें ऑक्सीजन लेने में मुश्किल होगी, स्लो स्लो जाना। एक तो आदत नहीं है। सर वो भी तो चढ़ा हुआ है पहाड़ पे, वो तो बचपन से ही रहता है ना, वो यहीं रहता है, उसको मालूम है कि कैसे चढ़ना उतरना है। उसको ऑक्सीजन कम नहीं होगी, तुम्हारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन कम है, तुम्हें सांस लेना नहीं आ रहा है। सीख लो अभी, ठीक है। तो अभी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाई जा रही है कि ऐसा होगा। कस्टमर नाराज है, सर इतनी मेहनत से बनाया, कस्टमर नाराज है। मेरा एक प्रोग्रामर कहता था, सर मैं गर्दन भी कटा दूं ना ये खुश नहीं होगा। मैं कहता हूँ नहीं, गर्दन नहीं कटानी है, यू नीड टू लर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो खुश इसलिए नाराज है कि तुमने उसको समझा नहीं है। तो फिर कहता है सर मैं बैंकिंग का चैंपियन थोड़ी हूँ। मैं कहता हूँ यही तो प्रॉब्लम है, वो बैंकिंग का चैंपियन है, तुम नहीं हो, मगर उसके प्रॉब्लम को तुमने ही सॉल्व करना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या मसला है कि जब हम जाएंगे तो कस्टमर नाराज होगा, और अभी पता चल जाएगा नाराज होगा क्यों, क्योंकि हम उसकी बात नहीं समझ पाएंगे और बहुत मेहनत करके कुछ बनाएंगे भी तो वो नाराज होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अगर कोई कारपेंटर है, उसको आप डिजाइन, साइज, कलर सारी डिटेल दे दें तो वो बना देगा एक कारपेंटर। आप घर में मेज बनवानी है, गोल बनानी है, चौकोर बनानी है, सारी डिटेल दे दें कागज पे लिख के, या कोई दर्जी है उसको सारी डिटेल दे दें तो वो पॉसिबिलिटी बना लेगा। तो अगर मैं कोई चीज डिटेल कागज पे लिख के दूं तो शायद थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप बना लेंगे। वो कब है? जब आप उसको समझ पाएंगे। मैंने तो बना दिया लेकिन पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। आपका समझना और याद रखना और फिर उस पे सॉफ्टवेयर बनाना, ये चैलेंज समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें कागज पे लिखना तो मैंडेटरी हो गई है, क्योंकि आपका उसको एक खास फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, उसकी मॉडलिंग करना जरूरी है, क्योंकि समझाना भी है आपको, क्योंकि आप उस प्रोसेस के चैंपियन नहीं है, आप
बैंकिंग के चैंपियन नहीं है, आप टेक्नोलॉजी के चैंपियन हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है साइज ऑफ द प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया। ये दोनों चीजें कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही हैं। बात समझ में आ रही है मेरे स्टूडेंट्स को? डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या साथ हैं? ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी या साइज क्या करता है जनाब? जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, लॉजिक है, और वो बना रहे हैं जिसमें आपकी नॉलेज कम है, तो एक चैलेंज और बड़ा हो जाता है आपका। ठीक है। तो as long as the number of independent variables and complexities is small, फिर तो ठीक है। अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी काम करने के लिए ये वाली चीज समझना और फिर उसको याद रखना। ये याद रखेंगे तो बनाएंगे ना उसका सॉफ्टवेयर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपसे एचआर का सिस्टम बना रहा हूं, मैं आपको बैठा के समझा रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं, और फिर उसको याद रखें और फिर अपने सॉफ्टवेयर हाउस जाके 15 दिन लगा के बनाएंगे। उसमें कोई चीज भूल गए, कोई चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं रही, तो फिर वो मसला हो जाएगा कि हम बताया तो सब था लेकिन याद नहीं रहा, फिल्टर हो गया। ये फिल्टर क्यों हो गया? क्योंकि इंसान भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। तो ये चैलेंजेस है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी वो पुरानी एग्जाम्पल है सर ने जो पिछले लेक्चर में दी थी। लेक्चर जो पुराना लेक्चर था उसकी स्लाइड 16 है, ये सर ने दी थी। थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स, लार्ज सॉफ्टवेयर है, थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स, ये नहीं बन पाएगा आपसे। इसका छोटा सा मॉड्यूल, छोटी सी चीजें शायद बन जाएंगी, ओपीडी बन जाएगा शायद, जो भी समझाने में भी 2-3 घंटे लगेंगे। आउट पेशेंट जो होता है ना, जो जिस तरह क्लिनिक में होता है, पर्ची बनाते हैं और बस पेमेंट होती है, ये छोटा सा मॉड्यूल बन जाएगा। लेकिन इन पेशेंट कैसे होता है, उसमें क्या डिटेल होती है, कंसल्टेंट क्या करता है, लेबोरेटरी में क्या चैलेंज है, सबको इंटीग्रेट करके बिलिंग कैसे होती है, ये सब नहीं बन पाएगा अगर आपने मेथडोलॉजी नहीं लगाई। तो अगर बनाने की कोशिश की तो सॉफ्टवेयर पुअर क्वालिटी होगा, क्रैश कर जाएगा और कस्टमर नाराज ही रहेगा आपसे, यार आप लोग किस तरह से काम करते हैं, अभी तो बताया था, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपकी समझ में क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि आपको अनलेस हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ओपीडी, जिसको आप आउट पेशेंट कहते हैं, तो फिर नहीं बन पाएगा। इसी तरह से मैंने हॉस्पिटल की एग्जांपल लिया, थोड़ा सा बहुत रिलेट कर पाएंगे आप, क्योंकि क्लिनिक को आप समझते हैं, ओपीडी को समझते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट दाखिल भी होते हैं और उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, उनकी लेबोरेटरी भी होती है और उनको खाना भी दिया जाता है, और फिर उनकी जब सेहतियाब होके जाने लगते हैं तो उनकी बिलिंग भी होती है। ठीक है। तो सारी चीजों को इंटीग्रेट